शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। इसके लगभग 10 पार्ट आ चुके हैं। इसी क्रम में आज आपका 11वां पार्ट होगा। देखिए, शब्द रचना में हमने 5 प्रकार से विभाजन बताया था। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर, रूप विकार बनावट के आधार पर, शब्द या शब्दार्थ के आधार पर, अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर, और विकार शब्द शक्ति के आधार पर 5 विभाजन आपको बताए गए थे, जिसमें आपने 3 विभाजन लगभग देख लिया है। रूप विकार या बनावट के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपको विकारी और अविकारी शब्दों को देखना है। ठीक है, देखिए, विकारी और अविकारी शब्द का विभाजन भी मैंने बता दिया था कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट में जाके देख लीजिएगा। शब्द रचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विभाजन, जो 5 प्रकार से विभाजन मैं इसके पीछे जो बता चुका हूँ, उनको आप देखिएगा और क्रम से देखते आइएगा। अगर आप क्रम से देखेंगे तो ही स्पष्ट समझ में आएगा। बीच में देखेंगे तो केवल आप इतना ही जान पाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम यही सब। लेकिन जब आप शब्द रचना के विभाजन से शुरू करेंगे, ऋण यौगिक योग ऋण, ये सब तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द, फिर एकार्थी अनेकार्थी विपरार्थी समार्थी समानार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। संज्ञा आपकी खत्म हो चुकी है, सर्वनाम चल रहा है। सर्वनाम को हमने आपको विभाजन बताया था। मैंने बताया था कि कांता प्रसाद गुरु ने 6 प्रकार से सर्वनाम का विभाजन बताया है, जबकि भोलानाथ तिवारी ने एक और सर्वनाम, उसमें संयुक्त सर्वनाम जोड़ के 7 प्रकार का विभाजन बताया। लेकिन आपको पढ़ना कांता प्रसाद गुरु के अनुसार है, क्योंकि एनसीईआरटी उसी को मान्यता देता है। 6 प्रकार से सर्वनाम का विभाजन। मैं आपको 7वां भी बता दूंगा, लेकिन 6 ही आपको मुख्य रूप से आपकी परीक्षा की दृष्टि से 6 ही महत्वपूर्ण है, उन्हें 6 ही आपको जानना है। ठीक है, तो 11वां पार्ट होगा। रूप विकार बनावट के आधार पे चल रहा है। 3 आप पढ़ चुके हैं और इसमें हम विकारी अविकारी शब्द का विभाजन बताए थे, जिसमें विकारी शब्द चल रहा है। विकारी के अंदर संज्ञा समाप्त हो चुका है। सर्वनाम का 2 भाग हो चुका है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब आपको पढ़ना है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये इसका तीसरा विभाजन है। ठीक है, देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, शब्द से ही स्पष्ट है। जहां पास या दूर की वस्तुओं में क्या निश्चितता बताई जाती है, जहां पास या दूर की वस्तु या प्राणी की निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसका 2 नाम है। या तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहिए, या आप क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम ये भी दे सकता है इसके स्थान पे। तो जहां पास या दूर के किसी वस्तु या प्राणी के संबंध में निश्चितता का बोध होता है, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, अगर आपके मैं कहूं कि वह कैमरा है, किसी वस्तु की या प्राणी के विषय में क्या हो रहा है, निश्चितता बताई जा रही है कि वह कैमरा है। यह, वह, ये, वे ऐसे शब्द आएंगे। यह मार्कर है, वह कैमरा है, ये रिकॉर्डिंग पैनल है। तो आप क्या करेंगे, उस वस्तु या प्राणी के विषय में संकेत के द्वारा बताएंगे, निश्चितता का बोध करेंगे कि हाँ, यही क्या है। मैं कहा ना कि यह कैमरा है, जो लगा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, यह कैमरा है। तो निश्चितता का बोध हो रहा है, तो शब्द से ही स्पष्ट है। जहां पास या दूर की वस्तु या प्राणी में निश्चितता का बोध हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरणों से समझिएगा। देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा संज्ञा के शब्द में, संज्ञा के सेंस में ही प्रयोग होते हैं। मतलब जिस चीज की बात की जाएगी वह क्या होगी, संज्ञा के अंतर्गत रहेगी। तो यह संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखे, घर क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो घर के सेंस में ही प्रयोग हो रहा है, ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसा घर नहीं देखा, मैं कहूँ ऐसा घर नहीं देखा, तो क्या कर रहा हूँ, निश्चितता का बोध करा रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि ऐसा घर, संकेत दे रहा हूँ ना। संकेतवाचक इसलिए कहा जाता है, ऐसा घर नहीं देखा। वह पुस्तक मेरी है, कोई पुस्तक रखी, मैं कहूँ वह पुस्तक मेरी है, उस पुस्तक को मैं संकेत कर रहा हूँ कि वह पुस्तक मेरी है। भाई, पुस्तक भी तो संज्ञा के अंतर्गत आएगी, वह पुस्तक मेरी है। ठीक है, वह गाड़ी मोहन की है, वह गाड़ी मोहन की है, तो गाड़ी भी तो संज्ञा के अंतर्गत आएगी। संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है कि वह गाड़ी मोहन की है। निश्चित हो गया ना कि मोहन की गाड़ी।
संकेत भी हो गया, उस गाड़ी के प्रति संकेत भी हो गया कि वह गाड़ी मोहन की है। यह एक गाय है, कोई गाय है उसको कहे यह एक गाय है, वह विधानसभा का गेट है, ये वे मिठाइयां हैं। तो ये क्या है, निश्चितता के साथ संकेत का भी बोध हो रहा है भाई, या तो आप कहिए निश्चितता का बोध हो रहा है उस व्यक्ति के, उस पार्टिकुलर चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, निश्चितता मतलब इंडिकेट करके कह रहे हैं कि यह उसका है, वह उसका है, ये क्या है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी मोहन की है। तो ये निश्चितता का ही तो बोध हो रहा है, एक निश्चित या संकेत ही तो दे रहे हैं हम। तो ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आप ध्यान दीजिएगा, यह वह ये वे आएंगे, लेकिन इनके साथ क्या होगा, संकेत होगा और वस्तु में निश्चितता होगी, क्योंकि यह वह ये तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मिले थे उत्तम पुरुष में, लेकिन नहीं सॉरी अन्य पुरुष में। तो उसमें क्या था, उसका सेंस दूसरा था, उसमें क्या था, किसी तृतीय पर्सन के विषय में बात कही जा रही थी पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चितता के साथ बोध हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यह विधानसभा का गेट है, मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए अगला विभाजन देखते हैं, क्योंकि हमने निश्चितता का बोध कर लिया, निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया, अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अभी आपने निश्चय को पढ़ा जहां निश्चितता का बोध होता है, जस्ट इसी का विपरीत है, यहाँ अनिश्चितता का बोध होता है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मतलब अगर आप वाक्य को देखेंगे तो वहां जिसके विषय में बात की जा रही है वो निश्चित नहीं होगा, मतलब अनिश्चित होगा, चाहे वह परिमाण रूप से हो, चाहे संख्या के रूप से हो, चाहे जिस रूप से हो, वह अनिश्चित होगा, उसको गणना योग्य नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कि उसमें निश्चितता नहीं होगी, इसलिए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, आप उदाहरणों को पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब यहाँ पे कोई शब्द क्या अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए दरवाजे पर कौन खड़ा है, आपको अगर उत्तर आए कि कोई खड़ा है, मतलब अनिश्चित है, कौन है या नहीं निश्चित है, कोई खड़ा है। मैं कुछ सब्जियां लाया हूं, कुछ सब्जियां लाया हूं, कितनी लाया हूं ये निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का बोध है। मैं कुछ क्या हूं, सब्जियां लाया हूं। मोहल्ले में कुछ न कुछ हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है यह निश्चित नहीं है, कुछ न कुछ हो जाता है। अनिश्चितता का बोध करा रहा है ना, मोहल्ले में कुछ न कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है यह निश्चित नहीं है, कुछ न कुछ हो जाता है। ठीक है, मुझे पेट्रोल पंप से डीजल लेकर आना है। देखिए भिन्न तरीके के उदाहरण रखे गए हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। मुझे पेट्रोल पंप से डीजल लेकर आना है, अब डीजल कितना लेके आ रहा है, डीजल केवल डीजल कहने से तो डीजल मिलता नहीं कि आप कह दीजिए डीजल दे दीजिए, वो तुरंत पूछेगा कितना दे दें, तो अनिश्चित होता है। यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है कि मुझे पेट्रोल पंप से डीजल लेके आना है, लेकिन डीजल निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ आया तो हम क्या करेंगे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा है, आप प्रश्नवाचक सर्वनाम भी जा सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ आया तो हम क्या करेंगे, यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि अगर कोई भी आ गया, पहला वाला वाक्य देखिए, कोई यहाँ आ गया, मतलब कौन आ गया ये निश्चय नहीं है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो संयुक्त रूप से बात जुड़े तो हम क्या करेंगे, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको अनिश्चितता का बोध करेगा कि उसमें कोई निश्चितता नहीं होगी, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निश्चयवाचक, देखिए हमने सर्वनाम के कितने प्रकार पढ़ लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, निजवाचक पढ़ लिया, निश्चयवाचक पढ़ लिया, अनिश्चयवाचक पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका जो अगला होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसे देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्नवाचक के पहले से हम एक संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक और जो आपका उनके भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार है संयुक्त सर्वनाम, उन्हें देख लेंगे। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जहां संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें देखिए आपको जो शब्द मिलेंगे वह जिसका, जो कि, जो, सो, जितना, उतना, ऐसे शब्द मिलेंगे, अर्थात ये संबंध को दर्शाएंगे, संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध को दर्शाएंगे, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा, जैसे उदाहरण है, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वह फेल हो जाएंगे। मतलब बच्चे अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फेल हो जाएंगे, यह बता रहा है वाक्य। तो क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है संज्ञा और सर्वनाम में। वह देखिए सर्वनाम शब्द है, बच्चों के विषय में कहा गया, बच्चे संज्ञा के अंतर्गत आ गए,
वह जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वह फेल हो जाएंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य क्या है, संबंध दर्शाया गया। आया क्या, जो बच्चे, जो सो जिसका, जो की, जो सो जितना, देखे जो आ गया, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वह फेल हो जाएंगे। दोनों के मध्य क्या है, संबंध है। ठीक है, आपने जिसे पढ़ाया उसे ही सफलता मिली, आपने जिसे पढ़ाया उसे ही सफलता मिली। फिर ये वाक्य क्या है, संबंध दर्शा रहा है। मतलब कोई गुरु है, वो पढ़ा रहा है तभी उसको सफलता मिल रही है, तो संबंध दर्शा रहा है संज्ञा सर्वनाम के मध्य। जैसा देश वैसा भेष, इसमें क्या है, ये भी वाक्य क्या है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जो सो जिसका, तो जितना उतना, ये सब क्या है, संबंध दर्शाते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष संबंधवाचक है। जो माता है वह ममता की मूर्ति है, मतलब माता के विषय में कहा जा रहा है। माता क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आ गई, वह ममता की मूर्ति है, वो उसके सेंस में सर्वनाम लगा है वह। ठीक है, जो माता है वह ममता की मूर्ति है, तो संज्ञा सर्वनाम के मध्य क्या है, संबंध है। या वाक्य ही पढ़ेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि यह उस व्यक्ति के प्रति कोई भाव प्रकट हो रहा है जो उसके संबंध को बरताता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, मतलब आपसे ये संबंध बता रहा है संबंधवाचक सर्वनाम कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जहां संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध बताया जाता है वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिसका, जो की, जो सो जितना उतना, ये सारे शब्द आते हैं तो वह संबंधवाचक होता है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत कुछ आपको ऐसा समझने वाला है नहीं कि आप समझ ना पाए, बस आप जानते रहिए कि उस संज्ञा सर्वनाम के मध्य अगर संबंध है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के सर्वनाम आज देखे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंध बोधक। आगे के पार्ट में हम 2 सर्वनाम और बचे हैं, हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार एक ही बचा है प्रश्नवाचक, लेकिन हम भोलानाथ तिवारी जी के जो सर्वनाम 7वां भेद बताए हैं संयुक्त सर्वनाम, उन्हें भी देख लेंगे अगले भाग में। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है।